चैप्टर नंबर 30 दैट इज द बैंक रिकंसिलिएशन। आप लोग के क्लास 11th या 12th किस में? 11th या 12th? 11th में, यस। चलो धारणा इसी बात पे बता दो बेटा, क्या होता है बैंक रिकंसिलिएशन? बैंक रिकंसिलिएशन क्या होता है? नहीं, एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, फिर? हाँ, मतलब क्या करते हैं रिकंसिलिएशन में? हम्म, ठीक है। हम्म, चलो बता। क्यों करते हैं, मतलब क्या रीजन क्या है? इसका आप बताओगे कुछ? बे- कैश बुक। हम्म, कभी भी कर सकते हो, बीआरएस तो अपन कभी भी बना सकते हैं। कंपैरिजन करते, क्यों कंपैरिजन करते हैं? क्यों बनाते हैं? बताओ, अगर कोई आपसे पूछे कि आप बैंक रिकंसिलिएशन क्यों बनाते हैं, क्या बताएंगे? बैंक रिकंसिलिएशन मतलब सर रिकंसाइल करना। क्या करना? रिकंसाइल करना। किसको? बैंक बैलेंसेज एज पर कैश बुक। कैश बुक मतलब सर जो क्लाइंट मेंटेन कर रहा है टैली में। सर इसका नाम फिर बैंक बुक क्यों नहीं हुआ है, कैश बुक क्यों हुआ है? सर कैश बुक एक सिस्टम है सब्सिडरी बुक्स का, जिसमें कैश बुक में 3 टाइप से कैश बुक बनाए जाते हैं: सिंगल कॉलम, डबल कॉलम एंड ट्रिपल कॉलम। तो यहाँ पे जो सिंगल कॉलम मतलब केवल कैश, डबल कॉलम मतलब कैश या बैंक या कैश या डिस्काउंट या बैंक या डिस्काउंट, एंड ट्रिपल कॉलम मतलब कैश बैंक डिस्काउंट। तो यहाँ पे कैश बुक नाम जरूर बोल रहे हैं, लेकिन हम कैश बुक के कौन से कॉलम की चर्चा कर रहे हैं? बैंक कॉलम की चर्चा हो रही है। किसकी हो रही है सर? बैंक कॉलम। तो कैश बुक मतलब कैश नहीं, कैश बुक मतलब कैश बुक का बैंक कॉलम। जो कौन मेंटेन करता है सर? कौन? अकाउंट होल्डर। कौन? अकाउंट होल्डर। तो आप लोग को बताया था दुनिया का सबसे प्यारा असेट क्या होता है? हाँ, कैश होता है सर, वेरी गुड। सर दुनिया का सबसे प्यारा असेट। और सेकेंड नंबर का? सेकेंड नंबर का? हम्म, सर बैंक बैलेंस। सर पहला कैश और दूसरा बैंक, मतलब बैंक मतलब व्हाट? सर बैंक बैलेंस। दुनिया का सबसे खूबसूरत असेट कैश और सेकेंड बैंक। कैश में सर हमें कोई चिंता नहीं है सर, ये हमारे अलमीरा में है तो हमें पता है कि हमारा ही कंट्रोल है, इधर उधर गड़बड़ नहीं होगा, घर वाले ही चोर ना निकले तो। अब घर वाले ही सर धीरे धीरे, वाइफ ही धीरे धीरे नोट सरकार रही है, भाई सरकार आए, तो अब अलग की बात है। लेकिन अगर आप लॉकर में रखे हो और चाबी आपके कंट्रोल में है, तो गड़बड़ होने का चांसेस है क्या? लेकिन ये जो बैंक, इसलिए इसका रिकंसिलिएशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो है, ये किससे कंट्रोल में रहता है सर? बैंक के कंट्रोल में। आपका पैसा कहाँ जमा है, किसके हाथ में है? बैंक के हाथ में, राइट। और अभी जो सिस्टम हो रखा है सर, क्या? ऑटो डेबिट, ऑटो पेमेंट, जो बाई मिस्टेक से आपसे हो चुका है। जैसे मेरे साथ एक बार हुआ था कि नेटफ्लिक्स छुट्टियां चल रही थी, हमने सब्सक्रिप्शन ले लिया। तो मैं ये सोचा कि हाँ चलो बस ये 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। लेकिन वो हर महीने पैसे क्या हो रहा है, कट रहे हैं, लेकिन अपने को पता ना, तो हम देख रहे हैं ना तो अपने को पता। तो उस केसेस में हमको लॉस हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अगर मैं प्रॉपर रिकंसिलेशन करते रहता तो हमें पता चल जाता, राइट। तो हमारे पैसे अननेसेसरी कट ना जाएं, राइट। तो हम लोग क्या बनाते हैं सर? सर बीआरएस बनाते हैं, बैंक बैलेंस को टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं, रिकंसाइल करते रहते हैं कि जो हमारे टैली में बैंक बैलेंस दिख रहा है वो हमारा स्टेटमेंट में दिख रहा है कि नहीं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैंक रिकंसिलिएशन। और जिस स्टेटमेंट में बनाते हैं उसे बोलते हैं
बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, बीआरएस। अच्छा, बीआरएस और वीआरएस में अंतर समझते हो कि नहीं आप लोग? एक होता है बीआरएस और एक होता है वीआरएस। क्या होता है इन दोनों में अंतर? बीआरएस तो बता दिया आप लोग को, वीआरएस मतलब लॉ का एक टर्म्स है वीआरएस। नहीं, कोई भी नहीं। यस सर, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम क्या होता है, ये क्वेश्चन होता है। खुद से रिटायरमेंट वो क्यों लेगा? अच्छा, किस सिचुएशन में ये स्कीम अप्लाई करता है कंपनी? सर जब उसके पास एक्सेस इंप्लॉय हो जाते हैं। जैसे मान लो मैंने इंप्लॉय रख लिया 100 इंप्लॉय अपने कंपनी में, कोविड लग गया या हमारा बिजनेस डाउन हो गया, लेकिन जब भी बड़ी कंपनी में कोई इंप्लॉय को रखा जाता है तो टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ रखा जाता है। आप ऐसे उसको निकाल नहीं सकते, ना तो वो ऐसे छोड़ के जा सकता है, ना आप उसको ऐसे निकाल सकते हैं, राइट। लेकिन कंपनी को अभी 100 इंप्लॉय की जरूरत नहीं है, तो कंपनी क्या निकाल देती है, वीआरएस, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। वॉलेंट्री मतलब अपने इच्छा से जो इस कंपनी से रिटायरमेंट ले लेगा उसको हम एक लमसम फंड दे देंगे, जिससे वो फंड लेके किनारे भी हो जाएगा और अपने पास भी क्या हो जाएगा, वर्कलोड मतलब एक्सेस इंप्लॉय का काम, जो टेंशन है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जिन इंप्लॉय को अपने पे भरोसा रहता है कि ठीक है हम यहाँ से रिटायर होकर दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो सकते हैं, हमारे पास स्किल है, हम हायर हो सकते हैं, वो कौन सा स्कीम चूज कर लेते हैं, यहाँ से फंड भी ले लेते हैं और वहां पे जाके क्या कर लेते हैं सर, अप्लाई भी कर लेते हैं। आ रही बात समझ में? दैट इज कॉल्ड वीआरएस। तो अपन वीआरएस नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन उठता है कि क्या रीजन है जो हमारे बुक में, हमारा बुक मतलब कैश बुक में और बैंक बुक में डिफरेंस आने का क्या रीजन है? कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जो कैश बुक और बैंक बुक में डिफरेंस आता है सर? क्या क्या रीजंस है डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड बैंक बुक? कैश बुक मतलब समझ गए ना सर, जो हम लोग टैली में एंट्री कर रहे हैं, बैंक का लेजर मेंटेन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कैश बुक। नाम कैश बुक क्यों पड़ा ये भी हमने बता दिया, क्योंकि सर कैश बुक के बैंक कॉलम की चर्चा हो रही है, तो इसको हम लोग बैंक बुक भी बोल सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। कैश बुक एंड सॉरी, कैश बुक एंड वर्सेस बैंक बुक बोलो, या इसको बैंक स्टेटमेंट बोलो, या पासबुक बोलो सर। तो इसमें और इसमें में डिफरेंस होने के क्या क्या रीजन है सर? क्लास 11 की चीजें हैं ये सब। कितने रीजंस हैं? धारणा कौन कौन से याद है? कुछ नहीं ध्यान है? नहीं, ध्यान ही नहीं है। अच्छा, बायो, ओके, वेरी गुड। सो फर्स्ट वन इज द टाइमिंग डिफरेंस। इसका मीनिंग अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको बता दूं, मतलब क्लास 11th में बच्चों को सर ये सबसे टफ सब्जेक्ट चैप्टर लगता है, छोड़ देते हैं ये चैप्टर, क्या कर देते हैं वो लोग, छोड़ देते हैं सर। 11th नहीं, आगे भी वो लोग को ये टफ लगता है, अगर सिस्टम आप फॉलो नहीं करेंगे तो बीआरएस आपको, जबकि ये बड़ा ही प्रैक्टिकल टॉपिक है, मतलब आप अगर अकाउंटेंट हैं तो आपको बीआरएस करना ही पड़ेगा। और बड़ी बड़ी कंपनियों में सर बैंक के लिए एक अलग सेपरेट बंदा ही रहता है, वो बैंक का ही मैनेज करता रहता है, बीआरएस बनाता रहता है, बैंक की एंट्री से रिलेटेड काम, बैंक से रिलेटेड काम एक सिंगल बंदा करता है, राइट। तो आपको बीआरएस आना चाहिए, और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है इसका तो मोटे मोटे बीआरएस भी मिल जाएंगे, मोटे मतलब 100 पेजेस के, 200 पेजेस के, तो आपको डर नहीं लगेगा, एकदम रत्ती सा डर नहीं लगेगा। बस बीआरएस एक चीज बोलता है, क्या, कि हमें फुल अटेंशन चाहिए। क्या चाहिए? फुल अटेंशन। क्योंकि वहां अगर अटेंशन कंपेयर करते समय अगर क्लिक कुछ नोटिफिकेशन आ गया,
आपके मोबाइल में और थोड़ा सा आप डाइवर्ट हो गए और कंपेयर करने में थोड़ी सी गड़बड़ी कर दिए तो वो चौपट हो जाएगा सर बीआरएस। तो बीआरएस बस बोलता है क्या हमको क्या चाहिए, फुल अटेंशन। बाकी एकदम बच्चों की तरह गेम है सर, तुम सिंपल सा गेम है बीआरएस। सारी बात समझ में तो आपको आना चाहिए, समझ में बीआरएस क्या होता है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा चीज हम लोग सीखेंगे। एक पहला डिफरेंस इन्होंने बताया टाइमिंग डिफरेंस। कृष्णा क्या होता है टाइमिंग डिफरेंस, थोड़ा सा इसके बारे में बताओ फिर या पहले रीजन बता दो फिर डिस्कस करते हैं। पहला टाइमिंग डिफरेंस, नहीं और रीजन पहले बता दो फिर अपन एक एक डिस्कस करेंगे। पहला आपने बताया टाइमिंग डिफरेंस, दूसरा रीजन फॉर डिफरेंसेस के कैशबुक और पासबुक में सर ये डिफरेंस आने के कुछ रीजन है, जिसमें आपने पहला रीजन क्या बता दिया, टाइमिंग डिफरेंस। और कोई रीजन है या बस एक ही रीजन है? हाँ, विजिबिलिटी मतलब नहीं, बैंक टू बैंक विजिबल है मतलब बैंक, हाँ वेरी गुड। इसको एरर बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, एरर। इसको क्या बोलते हैं, एरर। ये रीजन नंबर एक्चुअली ये 3 बोल देते हैं। 3 रीजन्स हैं बेसिकली, पहला टाइमिंग डिफरेंस और थर्ड नंबर इन्होंने बता दिया सर एरर। सर एरर मे बी डन बाय द अकाउंट होल्डर या एरर मे बी डन बाय द बैंक। सर बैंक भी गलती करती है, करता है बैंक गलती, कैसा गलती करता है थोड़ा सा बताइए आप लोग? किस टाइप की गलती करता है बैंक? बैंक गलती करता है, एक दो गलती बैंक का बता दो आप लोग। कभी देखा है आप लोग बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते हो ना आप लोग, करते हो नहीं करते हो सर? आज तो सबके पास क्या है, यूपीआई है सर, सब लोग बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो कभी गलतियां ऐसा कुछ सर कई बार होता है, एटीएम से पैसा निकाल मतलब स्वाइप किए कार्ड, पैसा कट गया लेकिन पैसा आया, सर ये किसकी गलती है? और मान लो आपकी स्कूटी कहीं गड़बड़ हो रखी है, मतलब पेट्रोल नहीं है, आप ढकेल के किसी तरीके से पहुंचे हैं, सामने वाला बोल दिया कि भैया कार्ड नहीं चलेगा कैश चलेगा, आप एटीएम गए, 100 ही रुपए थी या 500 रुपए था अकाउंट में, स्वाइप किए, 500 डाले, कट गया लेकिन पैसा का दर्शन नहीं हुआ, फंस गए कि नहीं फंस गए? तो किसका फॉल्ट है, बैंक का फॉल्ट है सर। किसका फॉल्ट है, बैंक। तो बैंक भी गलती कर सकता है और अकाउंट होल्डर को तो सर पूरा अधिकार ही है गलती करने का। सर 500 की एंट्री करनी चाहिए थी, 5000 का कर दिया, 5000 करना था 500 का कर दिया, करना था किसी एक बैंक अकाउंट में कर दिया दूसरे बैंक अकाउंट में। सर किसी इन दोनों में से किसी के कोई भी गलती कर सकता है। और रीजन डिफरेंसेस का क्या है सर, एक हो गया टाइमिंग डिफरेंस, दूसरा हो गया एरर, और बताओ? नहीं, इसको बोलते हैं, सही बोल रहे हो आप, बस उसको थोड़ा सा अच्छे से बोलना है सर, ट्रांजेक्शन नोन बाय द बैंक, ट्रांजेक्शंस नोन बाय द बैंक बैंक बट अननोन बाय द, मुझे टच पैनल का सबसे अच्छा फीचर यही लगता है। नहीं पहले हम लोग क्या है व्हाइट बोर्ड में पढ़ाते हैं, जगह खत्म हो गया कुछ हो गया टेंशन हो जाता है, इसको कहीं घुमा दो, बट अननोन बाय द अकाउंट। सर बहुत से ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जो बैंक को तो पता चल जाता है लेकिन अपने को पता नहीं चल पाता सर, जब हम स्टेटमेंट लेके आते हैं तब पता चलता है सर। जैसे सर बैंक चार्ज काट लिया है, बैंक ने कुछ इंटरेस्ट दे दिए हैं आपको, या इंटरेस्ट ले लिया है बैंक ने। तो बैंक चार्ज मतलब कभी कभी वो एसएमएस चार्जेस काट लेता है, कभी कभी आपको स्टेटमेंट आप लेते हो तो वो चार्जेस वो आपसे ले लेता है। हाँ, मेंटेनेंस चार्ज, प्रॉपर अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा, बैलेंस नहीं हो रहा, मिनिमम बैलेंस चार्जेस काट लिया, कभी चेकबुक आपको दे दिया तो काट लिया पैसा। आपसे 10 बार काटेगा, जैसे प्राइवेट बैंक है, आपसे 10 बार काटेंगे, थोड़ा सा आपके गुस्सा शांत करने के लिए 2-4 रुपए इंटरेस्ट से आपको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे सर।
वही काम नेशनलाइज बैंक का भी है, लेकिन नेशनलाइज बैंक में थोड़ी सी कम है। आप लोग को शायद आइडिया नहीं लगता होगा कि कितना ये लोग बैंक चार्जेस के नाम पे प्राइवेट बैंक आप लोग को लूट लेते हैं। प्राइवेट बैंक जैसे HDFC हो गया आपका, ICICI बैंक, सर एकदम डाकू मतलब सॉरी मतलब सर कैसे कैसे पैसे आपसे काट लेंगे आपको पता। थोड़ी सी आप गलती करेंगे 500 600 उनका अधिकार है सर। अब सोचो हजारों कस्टमर से काट रहे हैं 500 हजार 500 हजार, कितना पैसा कटेगा। इवन की बड़ी सरप्राइजिंगली ये है कि जैसे आपने कोई लोन लिए हैं, उनके पास जाओगे, सर ऐसा मेरे पास पैसा आ गया है, मुझे EMI नहीं भरना, मैं EMI से परेशान हूं, मेरे लोन को क्लोज करो। तो प्री क्लोजर के नाम से आपसे इतना पैसा ले लेंगे कि आपका रूह कांप जाएगा, बोलेगा ठीक है EMI जैसा चल रहा है वैसा चल। मैं अपने कार लोन का कम से कम 4 बार गया हूं, क्योंकि EMI मान लो हमने ध्यान नहीं दिया, EMI ऐसे मेरे बैंक अकाउंट से अटैच है कि मैं वो बैंक अकाउंट बहुत ज्यादा ऑपरेट नहीं करता, तो ध्यान में नहीं रहता कि उसमें पैसा है कि नहीं है। चेक बाउंस हुआ सर, एक सिविल खराब हो जाएगा आपका। और दूसरा क्या प्रॉब्लम आ जाता है सर, वो बाउंस का हैवी चार्ज 700 800 रुपए से नीचे वो बात नहीं करते। जब भी ऐसे करता ना तो मैं गुस्से में हमारे बैंक पास जाता हूँ, भैया मेरा अकाउंट क्या करो आप क्लोज करो। अब उसका कितना बैलेंस है, तो वो इतना प्री क्लोजर चार्ज काटेंगे कि फिर वहां से भी उदास होकर भैया ठीक है जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। जैसे 5 साल झेल लिए, 2 साल और बचा है, समझ पा रहे हो। तो मतलब हर बात पे उनको पैसे चाहिए, राइट। तो कभी भी अगर आपको लोन लेना हो तो ट्राई करिए नेशनलाइज बैंक, भले ही थोड़ा सा अगर महंगा भी पड़े, लेकिन होता बस डिफरेंस ये सर, नेशनलाइज बैंक में थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर हो जाता है। प्राइवेट बैंक आपके घर पे आके आपको प्यार से लोन देके चले जाएंगे। आप लोग यार कितना फास्ट बैंक है, SBI इतना दौड़ रहा है, अभी लोन नहीं पास हो रहा है, देखो HDFC 2 मिनट में अंदर आया, उसका बंदा घर पे आ, क्यों सर, क्योंकि HDFC बैंक को क्या करना है सर, एक बार मेहनत करना है, फिर आपको 10 साल 15 साल 20 साल जितने साल का लोन लिया हलाल करना है आपको, तो वो तो आएगा ही सर आपके पास, राइट। तो ये 3 रीजन है सर जिसकी वजह से सर कैशबुक का बैंक बैलेंस कुछ और आएगा और पासबुक का कुछ और आएगा, राइट। सो सर अब एक एक डिफरेंस समझ लेते हैं सर। पहले एरर तो हमें क्लियर है सर, एरर क्या होता है ये आपने बता दिया, एरर क्या होता है, थोड़ा सा जगह चाहिए अपने को। एरर आपने बता दिया क्या होता है, एरर आपने बता दिया क्या होता है। एरर क्लियर है सबको सर, हमारे द्वारा भी हो सकता है, बैंक के द्वारा अगर एरर होगा तो डिफरेंस आना स्वाभाविक है। ट्रांजेक्शन नोन बाय द बैंक बट अननोन बाय द अकाउंट होल्डर भी क्लियर है सर। बैंक को पता रहता है, लेकिन हमको कब पता चलता है, जब हम स्टेटमेंट लेके आते हैं, ठीक है। जैसे बैंक का इंटरेस्ट अलाउ करना या बैंक का इंटरेस्ट चार्ज करना, बैंक चार्जेस वगैरह का देना, ठीक है, ओके। अब हम सर ये समझते हैं व्हाट इज द टाइमिंग डिफरेंस। सर क्या होता है टाइमिंग डिफरेंस, क्या होता है कृष्णा बताओ, बताओ क्या होता है टाइमिंग डिफरेंस। ओके वेरी गुड। और इसको बोलते हैं चेक इशूड बट नॉट एट क्लियर, और या इसको ये बोलेंगे चेक इशूड बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसको क्या बोलेंगे, इसको चेक इशूड बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कि सर हमने आपको चेक दे दिया, आपने किसी को चेक दे दिया, लेकिन आप भूल गए, आप तो एंट्री तुरंत, हम लोग टैली में क्या करते हैं, हम किसी को चेक देते हैं एंट्री में तुरंत एंट्री करेंगे, टैली में तुरंत कि हम भूल ना जाए, पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक को आपने कम कर लिया। लेकिन आपने जिसको चेक दिया वो अंबानी फैमिली से बिलोंग करता था सर। 2 टाइप के लोग होते हैं, एक जिनको कभी कभार चेक का दर्शन होता है सर, हालांकि UPI आने से अब ये धीरे धीरे चेक का चलन धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, राइट। लेकिन आपको एक चीज बताऊंगा कि जब आप बिजनेस करोगे तो आपको बेनिफिट आएगा कि चेक का क्या बेनिफिट है, मैं वो डिस्कस करूंगा। हालांकि ऑन कैमरा मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन चलेगा, कभी केसेस हो भी गया तो देखा जाएगा उसने। चेक अगर हम इशू किए, सामने वाला किससे रिलेटेड है सर, सर अंबानी फैमिली से मान लो बिलोंग करता है, तो चेक लेके क्या हो रहा है, घूम रहा है,
अच्छा, मैं आपको बता रहा था दो टाइप के लोग होते हैं। कितने टाइप के लोग होते हैं? दो। जिनको कभी, एक होते हैं जिनको कभी कभार दर्शन होता है चेक का, वो सब काम छोड़ के, जैसे किसी ने उनको 10,000 का चेक दिया, वो उनको मान लो कभी कभार दर्शन होता है चेक का, कभी कभार मिलता है, सब काम छोड़ के कहां पहुंच जाएंगे? बैंक के पास, सर चेक। और एक ऐसे होते हैं सर जिनको दिन भर में 25-50 चेक मिलता रहता है। वो क्या होता है सर, उनका सिस्टम होता है या तो वीकली बेसिस पे जाएंगे, हाफ या तो हाफ मंथली पे जाएंगे, है ना। या जिसको कभी कभार मिलता है लेकिन वो बहुत बड़ा रहीस ज्यादा है, उसको फर्क नहीं पड़ता सर, वो चेक आपने 10,000 दिया कि बड़ा अमाउंट है, लेकिन उसके लिए 10,000 रुपए कितना बड़ा अमाउंट है सर, मान लो 10 रुपए के बराबर है फॉर एग्जाम्पल। तो जैसे 10 रुपए का पॉकेट में रखते हो तो कभी चिंता करते हो कि सुबह है कि नहीं है 10 रुपए पॉकेट में, गड़बड़ नहीं सर, ध्यान नहीं देते हैं। तो उस टाइप के आदमी को आप दे दिया, तो आप तो एंट्री आज कर लिए, लेकिन सामने वाला मान लो बैंक में था 2 महीने बाद, कुछ और के लिए पेपर पर्स में वॉलेट में देख रहा था, फिर देखा यार ये तो चेक पड़ा है क्या मेरे हाथ में 10,000 का, चलो लगा देते हैं। तो 2 महीने बाद आ रही बात समझ में? या अपने स्टाफ को कभी कुछ दे रहा था, स्टाफ को फिर देखा अरे यार चेक पड़ा, जा रहा हो तो उधर जमा कर देना, तो 2 महीने बाद वो क्लियर हो रहा है सर। आपके अकाउंट से बैंक स्टेटमेंट कितने महीने बाद क्लियर हो रहा है? 2 महीने बाद डिडक्ट हो रहा है, लेकिन आपने टैली में 2 महीने पहले ही कर दिया है सर। डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? दिस इज कॉल्ड टाइमिंग डिफरेंस। और एक डिफरेंस होता है सर, ये तो चेक इशूड का हो गया सर। एक होता है सर चेक डिपॉजिटेड, आपको चेक मिला, आपने जमा भी कर दिया, लेकिन क्लियरिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मान लो आपको चेक मिला कब? मंथ एंड में मिला, से 30 अप्रैल, 30 अप्रैल को, लेकिन चेक क्लियर हुआ मई में, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 3 मई को हुआ। आप अप्रैल का बीआरएस बना रहे हो, तो अप्रैल में क्या होगा? आपने रिसीट की एंट्री टैली में दिखेगा, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट अप्रैल में नहीं दिखेगा। दिस इज कॉल्ड टाइमिंग डिफरेंस। इसको बोलते हैं चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एट क्लियर्ड, एंड उसको बोलते हैं चेक इशूड बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, सामने वाले ने अभी बैंक में प्रेजेंट नहीं किया है। तो दिस इज कॉल्ड टाइमिंग डिफरेंस। सर वो क्या आप बोल रहे थे जो ऑन रिकॉर्ड, मतलब आप बोल रहे थे कि हाँ ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलना चाहिए? सर नॉर्मली पेमेंट हमेशा, अगर आप बिजनेस क्लास के हैं और अच्छा खासा अमाउंट में डील करते हैं, तो किससे पेमेंट करते हैं लोग सर? चेक से। सर क्यों? उसके 2-3 रीजन। जो सबसे बड़ा रीजन क्या है, जैसे मैं यहाँ एक बिजनेसमैन को जानता हूँ, उसके सस्पेंस अकाउंट में लाखों रुपए पड़े हैं सर, 26 लाख समथिंग कुछ ऐसा पड़ा है जो सस्पेंस में पड़ा है सर। उसने चेक दे दिया है 10-15 साल से, मतलब 15 साल से बिजनेस चला रहा है, तो चेक क्या कर दिया है उसने? क्या किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख, किसी को 8 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 25 लाख, किसी को 32 लाख, किसी को, लेकिन आज के डेट में उसके अकाउंट में 25 लाख रुपए ऐसे हैं जो दिया है, सामने वाला या भूल गया चेक जमा करना, या गिर गया, या भूला, वॉट हो गया सर। समझ पा रहे हो? हजारों लोग को चेक बांट रहा है, किसी भूल गए सर। ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता सर? जहां करोड़ों का लेन देन है वहां लाख 2 लाख का, 25-50 हजार का चेक भूला जा सकता है नहीं सर? बड़े आराम से भूल सकते हैं सर। तो ऐसे करते 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 कितना अकाउंट में आ गया आज के डेट में सर? 25 लाख। जब उनसे पूछा गया कि भैया आप क्यों, मतलब चेक के थ्रू अननेसेसरी चेक का हर महीने 200-300 रुपए आप चेकबुक का पैसा देते हो, तब उसने बताया कि इसका लॉजिक क्या है। 25 25 लाख रुपए का, और बोला खर्चा हमने कितना किया होगा चेकबुक में सर? 2,000, 5,000, 10,000 चेकबुक इशू करने का। इसलिए, और दूसरा लॉजिक क्या है सर? ये जो गैपिंग मिल जाता है उनको 3-4-5 दिन का, उससे उनका इंटरेस्ट क्या हो जाता है सर? सेम, जैसे यूपीआई तो सेम तुरंत अकाउंट डेबिट, चेक दे देंगे तो 3-4 दिन आप समय लेंगे, या ऑन एन एवरेज 1 हफ्ते का समय लेगा बंदा। कोई 10 दिन बाद जमा कर रहा है, कोई 15 दिन बाद जमा कर रहा है, कोई तुरंत जमा कर रहा है तो 3 दिन लग रहा है, ऐसे ऑन एन एवरेज 1 हफ्ते 10 दिन लग रहा है सर। तो उस 10 दिन का इंटरेस्ट का सेविंग हुआ कि नहीं हुआ सर? सर वो भी बहुत बड़ा अमाउंट एक समय में हो जाते हैं। इसलिए हमेशा पेमेंट किससे करना चाहिए? यूपीआई से नहीं। अगर आप बिजनेसमैन है तो सही बिजनेसमैन
तभी आप होंगे जब आप एक्चुअल में पेमेंट किससे कर रहे हैं, तो चेक से कर रहे हैं। ये सब बेनिफिट उठा सकते हैं। सर उसको तो पता होगा कि हाँ ये चेक, तो कैसे पता होगा? उसने तो मान लो मिस्टर एक्स को पेमेंट किया, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दिया, उसके भी अकाउंट में लेजर क्या हो गया, क्लोज हो गया। सामने वाले को भी चेक मिला, वो भी एंट्री कर दिया, लेकिन हो सकता है सामने वाले ने बीआरएस नहीं बनाया हो, सर कोई भी रीजन हो सकता है, उसमें उसको बेनिफिट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये 3 रीजंस है सर जिसकी वजह से दोनों का बैलेंस में डिफरेंस आता है। क्लियर? अब कुछ और चीज सीखते हैं सर। सर इसमें जो रीजन नंबर 2 है और 3 है, बोला मूवी देखे, 2 को गए 3 को आए, 2 को गए 3, कौन सी मूवी है वो? नहीं ध्यान नहीं आ रहा किसी को? नहीं, दृश्यम। मतलब इतना सिखा दिया सबको, 2 को गए 3 को आए, 2 को गए। सर वही चीज है सर, 2 और 3, 2 एंड 3, 2 एंड 3। सर ये हमारे कंट्रोल में है सर, लेकिन जो रीजन नंबर 1 है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है सर, वो हमारे कंट्रोल में नहीं। अगर ये कंट्रोल में होता फिर तो फिर रिकंसिलेशन बोल के कोई चीज आता नहीं सर, फिर कंपैरिजन वर्ड आता। क्या होता? कंपैरिजन बिटवीन द बैंक स्टेटमेंट एंड कैश बुक। सर क्या मतलब आप कहना चाह रहे हो कि ये कंट्रोल में है, ये कंट्रोल में नहीं है? देखो, जब आप बैंक स्टेटमेंट लेके आए, आपने एरर अगर आपने किया तो आप सही टैली में कर सकते हो नहीं इंस्टेंटली। जिस दिन आप बीआरएस बनाने जा रहे हो और जगह कि यार हमने 5 की जगह पे 50,000 की एंट्री कर रखे हैं, आप इंस्टेंटली उसको सही कर सकते हो नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं सर। मैच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बैंक क्लियर है? और बैंक ने अगर गड़बड़ी किया तो बैंक से सही करवा सकते नहीं करवा सकते? करवा सकते हैं सर। तो ये वाला डिफरेंस, मतलब ये जो डिफरेंस का रीजन है, ये सही हो सकता है नहीं हो सकता है? हो सकता है। इसको आप सही कर सकते हैं, ये आपके कंट्रोल में है। उसी तरीके से ट्रांजेक्शन नोन बाय द बैंक, सर ऐसे ट्रांजेक्शन जो बैंक को पता है, मतलब स्टेटमेंट में दिख रहा है बट अपने एंट्री नहीं की, वो एंट्री कर सकते नहीं कर सकते सर? सर कर सकते हैं, मतलब ये भी हम कंट्रोल कर सकते हैं नहीं इसको? यस सर, ये भी कंट्रोल कर सकते, लेकिन ये वाले को हम कंट्रोल, हम मान लो आपको चेक इशू कर दिए, हमने अकाउंट में डेबिट कर दिया, अपने बैंक को क्रेडिट कर दिया, आपको डेबिट कर दिया, मतलब बैंक को क्रेडिट कर दिया। आपने अभी तक चेक बैंक में नहीं लगाया है। मैं बैंक मैनेजर के पास जाऊं या बैंक के पास जाऊं कि सर ये हमने 1 लाख का इनको चेक दिया है जो कुछ दिन में आपके पास आएगा, आप मेरे अकाउंट को डेबिट कर दो, हम बीआरएस बनाने जा रहे हैं, तो कर देगा क्या सर? नहीं करेगा। मतलब ये वाला पोर्शन हमारे कंट्रोल में नहीं है। आ रही बात समझ में? अच्छा, और ये दोनों, मतलब सर रीजन नंबर 2 एंड रीजन नंबर 2 एंड 3, इसका जब हम एडजस्टमेंट अपने कैश बुक में कर देते हैं तो उसे हम किस नाम से जानते हैं सर? ऐसे कैश बुक को किस नाम से जानते हैं सर? इसको बोलते हैं सर कैश बैलेंसेस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, ना पासबुक में क्या बोलते हैं इसको? एडजस्टेड कैश बुक। सर इसी का मतलब यही होता है एडजस्टेड वर्ड का, कि आपने रीजन नंबर 2 एंड रीजन नंबर 3 को एडजस्ट कर दिया। अब कौन सा डिफरेंस आएगा? केवल और केवल टाइमिंग। क्लियर है सबको? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आप लोग को? सर एक चीज आप बताइए, मान लो ये तो क्लियर हो गया हमको, अब इसका अपना एक फॉर्मेट होता है, क्या होता है सर? फॉर्मेट होता है बीआरएस का। ओके सर, फॉर्मेट होता है इसका, यस। बीआरएस का क्या होता है? बहुत लोग इसको रट लेते हैं, क्या कर लेते हैं? रट लेते हैं, लेकिन आपको रटना नहीं। सर क्या फॉर्मेट होता है? हम लोग कैश बुक से भी स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी, या पासबुक से भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर तरीका क्या होता है, किससे स्टार्ट करें सर? कैश बुक से करें। किससे करें सर? कैश। करने को आप किसी से भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा एक तरीका अडॉप्ट करिए। मान लेते हैं सर कैश बुक से कर लेते हैं, किससे कर लेते हैं? कैश बुक से। ठीक है,
उसके बाद आपको लिखना है, सबसे पहले हेडिंग लिख देना है बैलेंसेस। अच्छा, सबसे पहले, इससे भी पहले हम एक चीज और कर सकते हैं सर, ऊपर लिख लीजिए आप BRS। क्या लिखना चाहिए आपको? BRS या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, क्या बोलेंगे इसको? एज ऑन। सर जिस डेट का बना रहे हैं वो डेट डाल दीजिए। बहुत बार क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है कि BRS हम कब बना सकते हैं, तो किसी भी टाइम बना सकते हैं, मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, हाफ ईयरली, ईयरली। सर कौन सा टाइम बेटर रहता है? नॉर्मली लोग मंथली बनाता है। क्या बनाता है? मंथली बनाता है। लेकिन आप किसी भी डेट को बना रहे हो, तो मान लो जैसे 31 मार्च को बना रहे हो, तो यहाँ लिख दो BRS एज ऑन 31 मार्च, वॉट एवर जो भी ईयर है सर, राइट। मान लो हम मार्च महीने का बना रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए सर? मार्च महीने का कैश बुक चाहिए और मार्च महीने का स्टेटमेंट। सबसे पहला स्टेप क्या होगा सर? जिस पीरियड का हम BRS बना रहे हैं उस पीरियड का हमें क्या चाहिए? स्टेटमेंट। टैली का लेजर चाहिए, मतलब बैंक का लेजर चाहिए। मार्च का बना रहे हैं तो मार्च का बैंक का लेजर और बैंक स्टेटमेंट। क्लियर सर? स्टेप नंबर 2 सर, कंपेयर करेंगे दोनों को। क्या करेंगे? कंपेयर। तो कैसे कंपेयर करेंगे? हमेशा स्टेटमेंट को बेस बनाना चाहिए। किसको बनाना चाहिए सर? स्टेटमेंट। सर स्टेटमेंट का डेबिट साइड, अच्छा स्टेटमेंट में डेबिट क्रेडिट भी लिखा हो सकता है या विड्रावल एंड डिपॉजिट लिखा हो सकता है। क्या लिखा हो सकता है सर? विड्रावल एंड। तो अगर डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ है सर, तो बैंक का डेबिट साइड और आपकी कैश बुक का क्रेडिट साइड से मैच करना। सर मतलब बैंक अगर डेबिट कर रहा है, हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं, तो बैंक गड़बड़ी कर रहा है या अपन गड़बड़ी कर रहे हैं? बैंक के डेबिट साइड को अपने डेबिट साइड से मैच करना चाहिए ना। उल्टा क्यों हो रहा है? बैंक गड़बड़ी कर रहा है या हम गड़बड़ कर रहे हैं? समझ रहे हो मेरा क्वेश्चन? मैं क्या कर रहा हूं? मैं बोल रहा हूं बैंक स्टेटमेंट के डेबिट साइड को अपने कैश बुक के क्रेडिट साइड से मैच करिए। ऐसा नहीं कि बैंक स्टेटमेंट के डेबिट साइड में 10,000 है, आपको डेबिट या क्रेडिट कहीं 10,000 दिखा, आपने टिक मार लिया, मैच कर दिया। ऐसा नहीं। बैंक स्टेटमेंट का डेबिट साइड उठा रहे हो तो इधर किस साइड से मैच करना है? क्रेडिट। और बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट साइड उठा रहे हो तो इधर किधर मैच करना है? डेबिट। मेरा क्वेश्चन है कि ऐसा उल्टा क्यों कर रहे हैं अपन? डेबिट को डेबिट साइड से और क्रेडिट, हाँ बताओ। हाँ सर, वो इसलिए है कि वो अपने बुक में मेंटेन कर रहा है, हम अपने बुक। हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या है? असेट है, तो हम उसको डेबिट कर रहे हैं। लेकिन बैंक के लिए वो क्या है? लायबिलिटी, तो वो क्या कर रहा है? क्रेडिट कर रहा है। तो हम कोई चीज अगर डेबिट करते हैं तो बैंक क्या करता है? और हम कोई चीज क्रेडिट करते हैं तो बैंक क्या करता है? अगर वो हमारे लिए इनकम है तो बैंक के लिए क्या है? एक्सपेंस। जैसे बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया, हम खुशियां मना रहे हैं, इंटरेस्ट पाए, इंटरेस्ट पाए, हमारे लिए इनकम है। लेकिन बैंक के लिए क्या है? वो एक्सपेंस। हम क्रेडिट करेंगे, वो क्या करेगा? डेबिट। समझ पा रहे हो? इसलिए बैंक स्टेटमेंट का डेबिट साइड उठाएंगे तो कौन सा साइड मैच करना है? क्रेडिट साइड करना है। और बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट साइड उठाएंगे तो डेबिट से। तो इस तरीके से पहले एक एक कॉलम उठाइए, डेबिट उठाइए तो एक एक अमाउंट को क्रेडिट साइड से मैच करिए। जब ये कॉलम खत्म हो जाए तो इसके क्रेडिट साइड को उठाइए और इधर के डेबिट साइड से मैच कर लीजिए। जब आप मैच करेंगे तो आप देखेंगे कुछ एंट्री बैंक स्टेटमेंट में अनटिक है और कुछ एंट्री कैश बुक में अनटिक है। ऐसा होगा। जैसे दो मैच हो गया, टिक टिक करते जाइए, टिक टिक। मान लो यहाँ 10,000 लिखा है लेकिन यहाँ नहीं लिखा है, तो अनटिक हो गया, आप इसमें मैच टिक नहीं मारोगे। तो जब दोनों को कंपेयर करोगे तो आप फाइनल आंसर क्या पाओगे? कि इसमें कुछ एंट्री अनटिक है और कुछ एंट्री इसमें अनटिक है। इतनी बात क्लियर है सबको? इतना पार्ट समझ में आ रहा है सबको? धारणा इतनी बात क्लियर है? क्लियर है इतना? क्या नाम है? इतना क्लियर है? हाँ हाँ हाँ, पक्का? क्या नाम है? कुशाग्र, नाम भी तो क्लियर है। इतनी बात? ओके सर। फिर क्या होता है ना कि हम अगर दो, मतलब रीजन नंबर 2 और 3 को एडजस्ट कर दें। अच्छा समझना सर, जो एंट्री बैंक में अनटिक है उस वो कौन वाली एंट्री है सर? जो बैंक स्टेटमेंट में अनटिक है सर, वो वही वाली है, रीजन नंबर 2 वाली है। तो बैंक को पता है लेकिन हमको पता नहीं है। मान लो बैंक ने इंटरेस्ट 450 रुपए हमको दिया, उसने एंट्री किया और यहाँ दिख रहा है स्टेटमेंट में, टैली में हमने एंट्री किया है नहीं तो नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये अनटिक हो गया।
या तो ये होगा या कुछ चांसेस हो सकता है एरर वाला हो, कुछ चांसेस क्या हो सकता है, एरर। तो सर ये रीजन नंबर 2 वाला ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, वो एंट्री टैली में कर देंगे, तो दोनों फिर टिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, राइट। तो अगर जो एंट्री बैंक में स्टेटमेंट में दिख रही है, टैली में नहीं दिख रही, वो मोस्टली कौन सी एंट्री होगी, ट्रांजेक्शन नोन बाय द बैंक बट अननोन बाय द अकाउंट होल्डर। लेकिन जो एंट्री कैश बुक में दिख रही है, स्टेटमेंट में नहीं दिख रही, वो कौन सी एंट्री होगी, टाइमिंग डिफरेंस वाली होगी। कौन सी होगी, टाइमिंग। हमने चेक किसी को दिया, हम एंट्री कर लिए, यहां भी क्लियर ही नहीं हुआ, यहां तक पहुंचा ही नहीं सर। कैश, हम चेक हमको किसी ने दिया, हमने एंट्री कर लिया, लेकिन हमने जमा अभी तक यहां क्लियर ही नहीं हुआ। हम चेक इशू किए, एंट्री हमने कर लिया टैली में, लेकिन सामने वाले ने यहां तक पहुंचाया ही नहीं। समझ पा रहे हो। तो अगर हम रीजन नंबर 2 और 3 को सही कर लेना, तो बैंक स्टेटमेंट की सारी एंट्री टिक हो जाएगी, लेकिन कैश बुक की कुछ एंट्री क्या रहेगी, अनटिक रहेगी। कैश बुक की कुछ एंट्री क्या रहेगी, अनटिक। तो हमको क्या कर लेना चाहिए सर, रीजन नंबर 2 और 3 को भी अपडेट कर लेना चाहिए। जो आप लोग के 11th 12th या 11th में जो क्वेश्चन आता है ना, वो कंपेयर होने के बाद से स्टार्ट होता है क्वेश्चन आपका, कि हमने कैश बुक पासबुक को कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद पाया कि ये डिफरेंसेस हैं, ये अमाउंट इतना इशू किया गया, लेकिन आपके कैश इसमें नहीं दिख रहा है, बैंक में नहीं दिख रहा है। बैंक ने इतना इंटरेस्ट चार्ज किया, तो बैंक ने आपको इतना इंटरेस्ट दिया। ये सब टाइप के क्वेश्चंस, तो वो जो क्वेश्चन रहते हैं वो कब होते हैं सर, कंपेयर होने के बाद। आ रही बात समझ में। तो सर जब कंपेयर कर लेंगे ना जब कंपेयर कर लेंगे ना, तो हम स्टार्ट करेंगे बैलेंसेज एट अ बैंक एज पर कैश बुक, और 2 कॉलम डालेंगे सर, एक ऐड का और थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे, और दूसरा डालेंगे लेस का। सर बात यही फंस जाती है इस चैप्टर में, कि सर किसको करें ऐड और किसको करें। और आप लोग को जो आज मैं टेक्निक सिखाने जा रहा हूं, आज अगर टेक्निक को ढंग से समझ लिए, एकदम सिंपल है। तो आपको चाहे जितना, जैसे मैं चैलेंज देता हूं, और मैंने एक चैलेंज दिया भी था एक कंपनी में, अच्छे अच्छे अकाउंटेंट परेशान हो गए, लेकिन वो 100 पेज का बीआरएस में एक मिस्टेक था, पकड़ नहीं पाया सर। मैंने चैलेंज दिया था कि मैं सही कर दूंगा, तब आप पेमेंट करना मेरे को। तो हाफ एन आवर मुझे लगा था, क्योंकि स्टेटमेंट बहुत लंबा था सर, और वो कई दिन से वो लोग परेशान हैं, लेकिन वो इसको मैच नहीं कर पा रहे। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, और हालांकि वहां पे क्या गड़बड़ी थी आपको बताऊं सर, वो लोग सब कोई जान सब कुछ कर रहा है, उसमें एक पेज क्या था स्टेटमेंट का, मिसिंग था सर। अब मुझे, मैं जब बैठा वहां पे सीट पे, तो मुझे यही था कि जो गलतियां हो सकती हैं, वो तो ये लोग इतने दिन से परेशान हैं, वो तो पकड़ लिए होंगे, तो कौन सा नहीं पकड़े होंगे। तो मैंने पहले स्टार्टिंग यहीं से किया, कि हर स्टेटमेंट का पहले क्लोजिंग और नेक्स्ट स्टेटमेंट का ओपनिंग मैच कर रहा है, कि सर उतने लाख का एक पेज क्या था, मिसिंग था सर। जैसे 100 पेज का है, 58 के बाद 60 आ गया सर, 50। तो लोग पेज नंबर पे ध्यान दे नहीं रहे, क्लोजिंग को ओपनिंग देख नहीं रहे। वो एक पेज क्या था सर, मिस था। काम हो गया सर अपना। जब वो पेज मिसिंग था, मैं वो स्टेटमेंट मंगाया वो पेज का, और उसका देखा, तो जितना डिफरेंस इनका आ रहा था, उतना ही उसका डेबिट क्रेडिट का नेट ऑफ उतना अमाउंट। तो आपको ऐड और लेस कर लेना है, और जो टेक्निक बता रहा हूं उस टेक्निक से ऐड और लेस, हमको दिक्कत यही होती है सर, किसको ऐड करें और किसको लेस। ठीक है, वो फंडा आपको मैं सिखाने जा रहा हूं। ये टेक्निक्स अगर आप सीख गए, तो आपको चाहे जितना मोटा बीआरएस मिले सर, जितना भी, आपको एकदम डर नहीं लगेगा, इजिली आप कर लोगे, चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, चाहे वो आप जॉब कर रहे हो, प्रैक्टिकल हो, या आपका खुद का बिजनेस हो। सर क्या करना है इसके लिए, इसके लिए थोड़ा सा आप लोग को मेरे साथ कुछ प्रैक्टिस करना है। इस तरीके से हैंड करिए आप लोग, सारे लोग प्लीज, थोड़ा शर्माएंगे नहीं, 2-4 मिनट, हंसों का जोड़ा नहीं है ये। राइट, ये 2 हाथ कर लीजिए। सर आपका राइट हैंड साइड, अच्छा ऐसे समझना, हम ऐसे हैं, तब हमारा राइट और आपका राइट मैच करेगा, ऐसे में हमारा राइट आपका लेफ्ट दिखेगा, है ना। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर ध्यान नहीं आएगा कि सर मेरा राइट और लेफ्ट क्या है, तो कोशिश करना, जैसे मैं आइडेंटिफाई करता हूँ किस हाथ से खाता हूँ, ऐसे ऐसे करने लगता हूँ, तो पता चल जाता है, अच्छा ये मेरा राइट है। राइट सर, राइट हैंड साइड मतलब कैश बुक, या जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड योर राइट हैंड साइड।
एंड लेफ्ट हैंड साइड मतलब जहां तक हमें पहुंचना है, दैट इज योर पासबुक। क्लियर है? तो आप लोग पहले क्लियर हो सर, क्लियर? राइट हैंड साइड इज योर कैश बुक, कैश बुक बोलो या फर्स्ट बुक, फर्स्ट बुक मतलब जहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग हमेशा बोला कैश बुक से स्टार्ट करते हैं तो कैश बुक, और ये आपका हो गया पासबुक। सर चाहे कैश बुक हो चाहे पासबुक हो, मतलब चाहे राइट हैंड साइड हो चाहे लेफ्ट हैंड साइड हो, ट्रांजेक्शन की वजह से ये भी मूव कर लेता है और ये भी मूव हो जाता है। सर जैसे जैसे मान लो हमने एक चेक इशू किया जो सामने वाले ने अभी प्रेजेंट नहीं किया, तो हमारे बैंक कैश बुक से क्या हो जाएगा, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। लेकिन यहां एंट्री नहीं हुआ तो ये कम होगा क्या, नहीं हुआ। और कोई ट्रांजेक्शन सर बताइए जिसमें ये मूव करे। मान लो बैंक ने 100 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज किया, ठीक है, तो ये कम हो जाएगा, लेकिन यहां एंट्री नहीं हुई तो ये कम नहीं हो। मीन टू से कि सर ट्रांजेक्शन होने की वजह से ये भी मूव हो सकता है और ये भी मूव हो सकता है, लेकिन ट्रांजेक्शन करने के बाद हमें क्या करना होता है, ऐड करें या लेस करें। उस केस में इसको एक बीमारी हो जाती है, किसको सर, पासबुक को, लेफ्ट हैंड साइड को। इस बीमारी का नाम क्या है, पैरालाइसिस। बड़ा गंदा बीमारी है सर पैरालाइसिस, मतलब ये मूव नहीं कर पाएगा बेचारा। ऐड और लेस के टाइम में ये मूव करना बंद कर देगा। तो सर मूव कौन करेगा, केवल राइट हैंड साइड। इसका भी लॉजिक बताऊंगा क्यों इसको बीमारी हो जाती है, राइट। सर जैसे जैसे मान लो हमने एक चेक इशूड किया 10,000 रुपए का जो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो 10,000 से हमारा कैश बुक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम होगा। नीचे गिनना मतलब कम हो जाना, इतनी बात समझ रहे हो नहीं। हमने किसी को चेक इशू किया, टैली में एंट्री करेंगे 10,000 का, हमारा 10,000 का बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। सारे लोग करिए ना, आपको अच्छा लगेगा, कम। लेकिन यहां पे एंट्री नहीं हुआ है सर, क्या करेंगे सर, दोनों को इक्वल करना है, या तो इसको ऊपर करें या तो इसको नीचे करें। लेकिन हमने बताया ऐड और लेस के टाइम में ये नीचे मतलब मूव नहीं होगा, तो क्या करना होगा, अप करना होगा, मतलब ऊपर करना पड़ रहा है। ऊपर करना मतलब ऐड करना, राइट। सर एक और एग्जांपल लीजिए। सर 5,000 का हमें एक चेक मिला जो हमने एंट्री तो कर दिया लेकिन अभी यहां क्लियर नहीं हुआ है, तो 5,000 से हमारा बैंक कैश बुक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब दोनों को इक्वल करना है, मतलब ऐड और लेस करना है, तो चाहे इसको ऊपर उठाएं लेकिन इसको या नीचे उठाएं। तो हमने क्या बताया, ऐड और लेस के टाइम में लेफ्ट हैंड साइड काम नहीं करता, तो क्या करना होगा, नीचे करना। सर नीचे करना मतलब लेस कर देना, नीचे करना मतलब लेस, राइट। और एक दो ट्रांजेक्शन हो जाए सर। सर बैंक ने 100 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज किया, तो क्या होगा सर, बैंक स्टेटमेंट 100 रुपए से बैंक बैलेंस स्टेटमेंट का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब सर प्लस करें या माइनस, बताओ सर, माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस के टाइम में ये वाला काम नहीं करना। और ये आपका फर्स्ट हैंड अगर नीचे की ओर आ रहा है तो मतलब माइनस, और ऊपर की ओर जा रहा है तो प्लस। सर अब ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, मतलब आपको इसी तरीके से सोचना है। हाँ लेकिन कभी क्लाइंट के सामने ऐसे ऐसे मत डिस्को करने लगना। क्लाइंट के सामने अपनी को इतना प्रैक्टिस कर लेना है, जैसे मेरे को करना होता है तो मेरे माइंड में यही चीजें आती हैं, लेकिन विजिबली मतलब ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ऐसे करने लगता हूँ क्लाइंट के सामने। आधी बात समझ में। तो सर अच्छा ये एक चीज बताइए सर, ये इसको बीमारी क्यों हुई थी, क्योंकि हम लोग स्टार्ट कैश बुक से कर रहे हैं, हमें पहुंचना किसके पास है, स्टेटमेंट के पास पहुंचना है। स्टेटमेंट को उठा के कैश बुक के पास नहीं लाना है, कैश बुक से चल के कहाँ आना है, इसलिए इसको मूव नहीं करना है, इसके हिसाब से इसको अप डाउन करना है। आ रही बात समझ में। बस ये अगर क्लियर हो गया आपको ऐड और लेस का फंडा, तो बीआरएस में और कुछ है क्या, हो गया सर। यही तो फंस जाते हैं, ऐड और लेस चैप्टर छोड़ के आ जाते हैं सर 11th में, राइट। अब देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप लोग बताइए कि ऐड होगा या लेस, साथ साथ करिएगा, आंसर देखिएगा मत। या अगर एक काम करता हूं, इसका भी हमारे पास जुगाड़ है, लेकिन लेकिन आप लोगों को तो दिख जाएगा। एक मिनट और, एक और, नहीं छोड़ो, आप लोग को दिख जाएगा, इतना तो पकड़ ले जाओगे आप लोग। चलो अच्छा, बट कोशिश करना कि आंसर पे ध्यान ना दें, या एक, ठीक। आप लोग बताना ईमानदारी से, हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं किससे, कैश बुक। आप लोग इस तरीके से हैंड बना लीजिए प्लीज, हम ईमानदारी से। पहला ट्रांजेक्शन, चेक इशूड, प्रैक्टिस करा रहा हूं आप लोग को। चेक इशूड बट नॉट एट प्रेजेंटेड, बताओ ऐड करें या लेस, या आपके हिसाब से। सर चेक इशूड, हमने चेक इशू किया, टैली में एंट्री करेंगे सर, हमारा क्या हो जाएगा, बैंक बैलेंस
एज पर टैली कम हो जाएगा। तो इसको ऐड करें या लेस, ऐड, इसलिए कहाँ लिखा हुआ है सर, ऐड। दूसरा इंटरेस्ट अलाउड, अच्छा दो वर्ड यूज होता है इंटरेस्ट केस में, इंटरेस्ट अलाउड और इंटरेस्ट चार्ज। चार्ज मतलब बैंक आपसे ले रहा है, अलाउ मतलब बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है। तो इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक मतलब बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है। तो बताओ क्या होगा सर, इंटरेस्ट अलाउड हुआ सर, इसका मतलब क्या हुआ, बैंक दे रहा है आपको, आपने एंट्री स्टेटमेंट में दिख रही है आपको, किसमें, लेकिन टैली में आपने एंट्री नहीं किया, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इससे क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ऐड। फिर तीसरा डिविडेंड कलेक्टेड डायरेक्टली बाय द बैंक, डिविडेंड बैंक ने डायरेक्टली कलेक्ट कर दी। तो क्या हो गया सर, डिविडेंड कलेक्ट हुआ, हमारा स्टेटमेंट बढ़ गया सर, लेकिन टैली में एंट्री नहीं हुई है, क्या करना होगा, ऐड करना होगा। क्या करना होगा, ऐड। जैसे जगराता होता है ना, जगराता, जैसे नवरात्र आ गया, ऐसे बहुत जगह जगराता होगा, जगराता मतलब समझते हो नहीं आप लोग, तो पूरी रात भर देवी माँ का भजन कीर्तन, उसमें जो गायक होता है उसको जब माहौल जमाना होता है, सारे पब्लिक ऑडियंस इंगेज्ड हो, ताली वाली बजाएं, अच्छे से अच्छे भजन हो, माहौल जम जाए, तो क्या प्रैक्टिस अडॉप्ट करते हैं कि जो दोनों हाथ से ताली जोर से बजाएगा उसको माता रानी ज्यादा आशीर्वाद देगी। वही चीज अगर आपको बीआरएस समझना है तो आपको फिर शर्माना नहीं है, मैं जिस हिसाब से देख पा रहा हूं आप लोग तुरंत क्या हो रहा है, शर्माना नहीं है, बीआरएस अच्छे से समझना है तो इसको कुछ देर तक आपको क्या कर लेना है, हैंड इस तरीके से बना के रखना है। ये मत सोचो क्या समझेगा अगल बगल वाला, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ देर रहिए और कुछ कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं। सर डायरेक्टली पेमेंट इनटू बैंक बाय कस्टमर, सर कुछ हमारे रॉयल टाइप के कस्टमर होते हैं जो बैंक में डायरेक्टली हमारे पैसा जमा कर देते हैं, जैसे हमारे यहाँ कुछ स्टूडेंट रॉयल टाइप के स्टूडेंट है सर, सर यस हाँ, वो हमारे अकाउंट में फीस बिना मांगे ट्रांसफर कर देते, पेटीएम, हमें बताते नहीं है तो हम रिसीट काट नहीं पाते हैं, लेकिन हमें याद पता चल जाता है क्योंकि हमारे यहाँ इतना ट्रांजेक्शन तो हो नहीं रहा है, पता चल जाता है कि हमारे अकाउंट में कोई 10,000 5,000 8,000 कोई डाला है, लेकिन हमें पता नहीं है। अब हमारी मजबूरी होती है कि हम किसी से पूछ नहीं पाते हैं सर, फिर हम जिससे पूछेंगे, अच्छा राजेश ये 5,000 तुमने डाला है क्या, पहले तो पूछ नहीं सकते सर, 150 बच्चे हैं, किससे किससे पूछेंगे, लेकिन मान लो अगर पूछने का मन भी हो जाए, तुमने डाला है, हाँ सर आपने ही तो कल फीस के लिए बोला था, मैंने ही तो डाला है। सुरेश से पूछे, हाँ सर मेरा ही तो है 5,000, मैं ही तो अपने भाई से डलवाया था। समझ पा रहे हो प्रॉब्लम क्या है। तो सर कभी कभी हमारे रॉयल कस्टमर हमको पैसा हमारे अकाउंट में डाल देते हैं, हमें पता तो चल जाता है कि किसी बंदे ने डाला है पैसा, लेकिन हम पूछ नहीं पाते, राइट। तो मान लो हम जब स्टेटमेंट देखे यार 10,000 रुपए कहीं से हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, लेकिन पूछ पाते नहीं है सर, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे या लेस, सर हमारा स्टेटमेंट बढ़ गया है, हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। क्या करना होगा, ऐड। इसे बोलते हैं डायरेक्ट पेमेंट इनटू द बैंक बाय द कस्टमर, कस्टमर ने पैसा डाल दिया, ना उसने बताया और ना मैंने पूछा, तो सर इसकी एंट्री क्या करते होंगे, सस्पेंस में डाल दो, किस में डाल दो, हाँ जब आप क्या करते हैं, पेमेंट लव लेटर भेजते हैं, लव लेटर मतलब समझते हो आप लोग, तो कस्टमर को रिमाइंडर, तब उस टाइम बोलता है अरे सर हम तो आपको 10,000 रुपए ट्रांसफर किए थे इस डेट को, नहीं सर एक बार ठीक है मैं एक बार चेक करवाता हूँ, मेरे दिमाग में है कि 10,000 रुपए आया था, लेकिन हम अगर इंस्टेंटली बताएंगे तो लोग क्या समझेगा कि आपके अकाउंट में सर आया था लेकिन आपने किसी से पूछा नहीं, तो हम बोलते हैं ठीक है मैं चेक करवाता हूँ, फिर हम लोग क्या बोल देंगे धीरे से अकाउंट डिपार्टमेंट को कि भैया ठीक है इसके 10,000 ये पैसा किसका था, सुरेश का था। आरी बात समझ, तो सस्पेंस हट के क्या आ जाएगा वहां नाम, सुरेश आ जाएगा। आरी बात समझ में, सस्पेंस लेजर उसका ग्रुप भी सस्पेंस, लेकिन जब बाद में जब लव लेटर सबको जाता है रिमाइंडर लेटर, उसमें फिर वो बोलता नहीं सर हमारा पेमेंट तो बाकी नहीं है, हमने तो 10,000 पेमेंट कर दिया था, तब वहां से फिर सुरेश को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके हिसाब से एंट्री। ओके सर, नेक्स्ट ये बताइए, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एट क्लियर्ड, तो चेक हमने बैंक में जमा कर दिया लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ, बताइए क्या होगा। सब बैंक में जमा करेंगे तो क्या होगा, कैशबुक में एंट्री कर देंगे तुरंत, चेक जैसे ही जमा करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू, जैसे मान लो मिस्टर एक्स से चेक मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स कर दिया, सो बैंक बुक हमारा बढ़ गया, लेकिन अभी तक यहाँ क्लियर नहीं हुआ, क्या करना होगा, सारी बात समझ में, क्या करना होगा, लेस, सर लेफ्ट हैंड साइड को मूव ऐड और लेस के टाइम नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। ओके, इंटरेस्ट एंड चार्जेस, चार्जेस मतलब बैंक चार्जेस, चार्ज बाय द बैंक,
बताओ, इंटरेस्ट एंड चार्ज बाय द बैंक। तो बैंक ने चार्ज किया, हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, कम हो गया। स्टेटमेंट का बैंक बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। सब प्लस करें या माइनस, सारी बात समझ, देखो कितना इजी है। और लग रहा है कि नहीं लग रहा है इजी, एडलेस। सर एकदम सिंपल है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर पेमेंट, सर ये क्या होता है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन? नहीं, तो बीमा प्रीमियम इज द एग्जांपल, क्या आपने एक एग्जांपल, लेकिन होता क्या है? यस, सर बैंक को एक इंस्ट्रक्शन देना। जैसे मैं भी कुछ दिन पहले बैंक मैनेजर से नीचे मीटिंग मैंने किया, बोला सर एक चीज बताइए, हमारा आप क्या, यहाँ मेरा होम लोन चल रहा है। बोले ठीक। मैं बोला सर मैं बल्क में पेमेंट, कभी कभी पैसा आता मैं कर देता हूँ, लेकिन कुछ महीना ईएमआई कटता क्यों नहीं है सर? मैं चाहता हूँ मेरा ईएमआई भी कटे, कभी बल्क में पैसा है तो वो भी हमारे लोन से माइनस। तो इस बार जब मैं जो है लोन अकाउंट का रिकंसिलेशन कर रहा था, तो मैं देखा कि कुछ जब जब मैं बल्क में अमाउंट जमा कर रहा हूँ, तब तक कुछ महीना, मतलब जितना बल्क में जमा कर रहा हूँ उसके हिसाब से ईएमआई नहीं कट रही है। जैसे 1 लाख जमा किया, 10,000 ईएमआई, तो 10 महीने इंटरेस्ट ईएमआई कटा ही नहीं। सर ऐसा क्यों सर? तब उन्होंने बोला सर आपको एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देना था, जब आप बल्क में जमा किए थे उसी फॉर्म में लिखना था, या वहां पे जमा करते समय बोल देना था कि आपका ईएमआई एज इट इज कटेगा। लग रहा है आपने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। समझ पा रहे हो व्हाट इज द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन? तब मुझे समझ में आया, ओ ये तो मेरे साथ गलती हो गई। ठीक है, तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मतलब, अच्छा आप जब बैंक ईएमआई वगैरह में मोबाइल लेते हो, जैसे नवरात्र का स्पेशल ऑफर, तो ये जो डिजिटली फॉर्मेट में आपसे टिक 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 या वो सब चीज कर देते हैं, बस लास्ट में आपसे साइन करवाते हैं। तो वो करते क्या है सर, वो उस ऐप के माध्यम से आप बैंक में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हो। जब उसको सर उस टाइम पढ़ने ना ना सर, उस टाइम एप्पल, ये कलर उस टाइम हम कहाँ देख रहे हैं? वो तो बस उस टाइम हम पूछते हैं सर कहाँ, जल्दी से बताओ कहाँ टिक मारना है, तुरंत जल्दी से हमारा डाउन, तुरंत क्या करो मोबाइल, हाँ बस करिए सर। उस टाइम सर हम लोग पढ़ते हैं क्या? कौन पढ़ने जाएगा सर? सर क्यों? क्योंकि सर नियम कानून ऐसे हैं कि अगर आप नियम कानून को पढ़ने लगोगे, हमारे मतलब इंडिया में बोला जाता है, जैसे मैं एक लोग से डिस्कस किया, मैं बोला यार तुमको नियम कानून पढ़ के साइन करना चाहिए था, तो बड़ा अच्छा डायलॉग उसने मुझको चिपकाया। बोला सर अगर नियम कानून आप पढ़ने लगोगे तो कभी जिंदगी में कोई व्यक्ति किसी से शादी नहीं करेगा, ऐसा हमारा नियम। बोला सर आपने पढ़ा है मैरिज में कोर्ट, जो मैरिज लॉ वगैरह होता, पढ़ा? तो सर एक बार अगर पढ़ लिए होते तो आज आप शादी। सर नियम कानून हर जगह अच्छा नहीं होता है पढ़ना। मतलब वेरी गुड। तो उस टाइम सर हम पढ़ते नहीं है, उस टाइम हम पढ़ते नहीं है सर, टिक टिक टिक। उस टाइम एक्साइटमेंट किस चीज का रहता है सर? एप्पल खाने का रहता है सर। सर उसमें यही चीजें लिखी रहती हैं कि आप अपने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि हर महीने एक स्पेसिफिक अमाउंट आपके बैंक से काट के फला सेलर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, राइट? दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। आप बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि हमारा प्रीमियम इतना हर महीने काट के इतना दी, जो आप उससे फॉर्म हम भरवाते हैं ना लोन वोन के टाइम में, सर वो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ही देते हैं हम लोग बैंक, राइट? अब तो बैंक इतने होशियार हैं सर, आपको बोलते हैं बस यहाँ 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 साइन करना है, कर दो, बाकी हम सब फॉर्म भर देंगे, राइट? तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर पेमेंट, हमने पेमेंट के लिए इंस्ट्रक्शन तो बैंक को दिया, बैंक ने कार्ड भी लिया, लेकिन हमको ध्यान नहीं रहा सर। तो सर हमारा बैंक स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या करना होगा? माइनस। क्या करना होगा? माइनस। डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड, ये बेचारा एक्सपायर हो चुका है, बिल बिल का चक्कर नहीं रहा है। ये उस समय हुआ करता था बिल्स, बिल ऑफ एक्सचेंज उस टाइम हुआ करता था जहां जब बैंक बहुत कम हुआ करते थे, तो वहां पे बहुत ही पुरानी प्रथा थी बिल ऑफ एक्सचेंज की, है ना? सर उसमें इस तरीके से लिखा होता था कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं इतने महीने में इस बंदे को इतना 1,000 रुपए पे करूंगा, साइन करके। जैसे मुझे आपसे 10,000 चाहिए, तो मैं लिख दूंगा कि मैं रोहित केशरी मिस्टर एक्स से 10,000 रुपए चाहिए जी, या मिस्टर एक्स मुझे 10,000 रुपए 2 महीने बाद देंगे, फिर साइन करके मैं आपसे साइन करा के अपने पास रख लूंगा, तो मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल कहलाएगा, आपके लिए क्या कहलाएगा? बिल्स पेबल। अब आप दोगे 2 महीने बाद, लेकिन मुझे पैसे की जरूरत 10 दिन बाद पड़ी गई। हम जाएंगे अपने बैंक के पास कि सर देखो मेरे पास 10,000 का बिल्स रिसीवेबल पड़ा है, मुझे 10,000 दे दो। तो बैंक क्या बोलेगा? मैं बेवकूफ दिख रहा हूँ क्या?
कि तेरे को 10,000 के बदले में 10,000 दे दूंगा और मैं पैसा तुमको दूंगा आज और मुझे मिलेगा 2 महीने बाद। बोलेगा दूंगा जरूर, लेकिन 2 महीने का ब्याज काट के दूंगा, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग चार्जेस, क्या बोलते हैं उसको। तो बोलेगा हम आपको देंगे 9,500, 500 हम इंटरेस्ट काट लेंगे। बोला ठीक है सर चलेगा। वो हमको दे दिया 9,500। 2 महीने बाद वो कहाँ जाएगा सर, मिस्टर एक्स के पास जाएगा, कौन, बैंक, कि भैया ये बिल का मेच्योरिटी आ गया, 10,000 रुपए हमको दो। मिस्टर एक्स बोला कि नहीं मैं नहीं दे पाऊंगा। बैंक उस पर भड़का, क्यों नहीं दोगे भाई। मिस्टर एक्स भी होशियार था, बोला मैं तुमको दिया था क्या बैंक बिल्स, तुम मेरे पास पैसा नहीं है मैं नहीं दे पाऊंगा। बैंक वाला क्या करेगा, उसको जिसने बिल दिया था उसके अकाउंट को डेबिट करेगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं बिल डिसऑनर्ड। मिस्टर एक्स के पास गया, मिस्टर एक्स देने के लिए मना कर दिया, तो किससे किसको डेबिट करेगा, उसको दिया कौन था बिल, सर मैंने दिया, तो मेरे अकाउंट को डेबिट करेगा। तो जैसे बिल डिसऑनर्ड होगा तो हमारा बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या करना होगा, माइनस, क्या करना होगा, आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ऐड और क्लियर है। तो आपको चाहे जितना टफ हो जाए सर, अब ऐड लेस करने के बाद ऐड का टोटल फिगर ऐड करके यहाँ पे कैशबुक के बैलेंसेस में ऐड को फिगर को ऐड कर दीजिए, लेस को टोटल करके लेस कर दीजिए। बहुत लोग ये इतना बना लेते हैं उसके बाद कंफ्यूज होते हैं अब क्या करें, अरे कुछ नहीं करना, इसमें इसको क्या कर दो ऐड और इसको कर दो लेस, उसके बाद ये वाला जो बैलेंस है ये एज पर पासबुक या स्टेटमेंट आना चाहिए। हमारी बात समझ में, दिस इज कॉल्ड बैंक स्टेटमेंट। ठीक है सर, करना क्या है अपने को, नीचे आपको क्वेश्चन है, ये इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। आज हम लोग मैन्युअली सीखे, कल सीखेंगे टैली में। कल किसमें सीखेंगे सर, टैली में। कल एकदम सिंपल है कि टैली में तो एकदम सिंपल है बीआरएस बनाना, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि टैली किस तरीके से ऐड और लेस कर रहा है। तो उसके लिए आपको इलस्ट्रेशन 1 देखिए लिखा हुआ है, कोशिश करिएगा ये टैक्टिस अडॉप्ट करिएगा। इलस्ट्रेशन 1 है जिसका सॉल्यूशन भी हमने दिया हुआ है, और नीचे असाइनमेंट में जाएंगे तो आई थिंक मैंने 2 क्वेश्चंस दिया हुआ है। ये असाइनमेंट एक असाइनमेंट ये है और एक असाइनमेंट 2, ये 2 असाइनमेंट सेम फॉर्मेट में आप करके लेके आएंगे प्लस माइनस करके। ठीक है, अच्छा एक असाइनमेंट आई थिंक ओवरड्राफ्ट का है, क्या है, ओवरड्राफ्ट। सर ओवरड्राफ्ट में ना दूसरे तरीके से सोचना होता है, लोन की तरह। सर मतलब सर जब अगर आपका लोन वाला अकाउंट है, नॉर्मली क्या होता है बैंक में अगर हम पैसा जमा कर रहे हैं तो बैंक बैलेंस क्या होता है, बढ़ता है। सर कैश बुक में बैंक बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन लोन का अकाउंट है, अगर आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हो तो लोन बढ़ेगा या घटेगा। तो ओडी में थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है, क्या यूज करना है, कॉमन सेंस। ऐसा नहीं कि उसको भी लगे बढ़ाने, लोन पैसा जमा कर रहे हो लोन बढ़ा रहे हो, नहीं सर। तो उसमें फिर नीचे हैंड आएगा, क्या आएगा, है। ठीक है, तो इस वाले में इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इस वाले असाइनमेंट पे क्या है सर, ओडी का केस है, क्या है ये, ओडी मतलब लोन का क्वेश्चन। तो ये 2 क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट और एक इलस्ट्रेशन सेम फॉर्मेट में करके आना है। और प्रैक्टिसेस अगर आपको चाहिए तो 11 के बुक में है, चाहे ऑनलाइन आप क्वेश्चन निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना करके आपको आना है। ठीक है, प्लस एंड माइनस। क्लियर आप लोगों को सबको कॉन्सेप्ट, रीजंस। अच्छा ये ना मैं हर वीडियोस में क्या करता हूं, इस वाले पोर्शंस को एक बार स्क्रॉल कर देता हूं, जिसको अगर आपको कुछ नोट वोट करना होगा, लाइक इसमें कुछ हमने वैसा लिखवाया नहीं है, तो आप इसको वीडियोस पॉज करके आप कर सकते हो।